नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मराठा साम्राज्य मॉडर्न इंडिया में खत्म हो चुका है। उसके बाद हमने प्लासी बक्सर की लड़ाइयां देख ली हैं, आमेर मैसूर युद्ध देख लिया है, सिक्कों और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ उनसे रिलेटेड एमसीक्यू देख चुके हैं। अब हम करेंगे वायसराय और जो गवर्नर जनरल है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। मात्र 15 मिनट में, उन 15 मिनट में हम सारे वायसराय और गवर्नर जनरल जितने भारत में रहे हैं उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो बस जल्दी से बने रहना है और देखते रहना है। ये मैंने एक फोटो लगाई थी उस समय के गवर्नर जनरल की। चलिए, पहला सवाल है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, और आपके सामने ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, डलहौजी और विलियम बेंटिक। बताइए राइट आंसर क्या होगा। आप सबको पता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 में क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसमें जो गवर्नर का पद होता है, जो गवर्नर का पद होता था इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से उसे क्या कहा जाने लग गया, गवर्नर जनरल। क्या कहा जाने लग गया उसे, गवर्नर जनरल। मेन बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लग गया था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या प्रावधान हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था उस समय, क्योंकि सारी राजनीतिक गतिविधियों का जो केंद्र होता था वो बंगाल था उस समय, तो बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लग गया, गवर्नर जनरल। क्या कहा जाने लग गया, गवर्नर जनरल कहा जाने लग गया। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि 1833 का भारत शासन अधिनियम आया था। आप सबको पता है कि भारत शासन अधिनियम आया 1813, 1833, 1853। तो जो 1833 का यानी 1833 का भारत शासन अधिनियम आया था उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो अब कहाँ का गवर्नर जनरल हो जाएगा, वो अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो अगर कभी ये सवाल आए कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब घोषित किया गया, कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा, वो कब घोषित किया गया, तो वो 1833 के भारत शासन अधिनियम से घोषित किया गया था। और उस समय कौन गवर्नर जनरल था, तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, और आप मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये सच बात है। क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा है उसने पूछा है भारत का। अगर यही पूछता कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो शायद चीजें बदल जाती, शायद आंसर बदल जाता। क्लियर। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें क्या कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर अभी तक हुआ करता था वो अब गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो अब गवर्नर को क्या कहेंगे, गवर्नर जनरल। कब से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का कहा जाने लग गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। और बंगाल के गवर्नर जनरल को, अब तो वो गवर्नर जनरल हो गया है, उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल कब बना दिया गया, तो 1833 के भारत शासन अधिनियम से। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। तो अगर पूछा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनको लॉर्ड तो बोलने नहीं चाहिए, विलियम बेंटिक। क्लियर। तो अगर कभी सवाल आए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि 1833 के भारत शासन अधिनियम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको क्या कहा गया कि अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो 1833 में उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। तो जब ये प्रावधान आया कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो अब से वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा, तो वो था उस समय विलियम बेंटिक। तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। तो ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। चलिए बताइए, आपके सामने ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, डलहौजी और बेंटिक। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की, कौन था उस समय, बताइए। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि जो स्थायी बंदोबस्त थी उसकी योजना किसने बनाई थी, स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, दो क्वेश्चन आते हैं, दोनों में कंफ्यूजन होता है। जो स्थायी बंदोबस्त की योजना थी वो बनाई थी जॉन शोर ने, जो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी वो बनाई थी जॉन शोर ने। लेकिन जो स्थायी बंदोबस्त था, जो
स्थायी बंदोबस्त था वो कार्नवालिस का। आप सबको पता है स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों मीन वो टैक्सेशन पे था। स्थायी बंदोबस्त किससे रिलेट करता था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास ऐसे क्षेत्रों में किससे संबंधित था? राजस्व एकत्रीकरण से, मतलब टैक्सेशन से। इसमें ये प्रावधान किया गया कि जमींदारों को ये अधिकार दिया गया कि जमींदारों को कुछ क्षेत्र दे दिए गए और उनसे ये कहा गया कि वो अपने क्षेत्र से लगान वसूली करेंगे, जिसमें 90% भाग जमींदार किसको देंगे? 90% भाग वो अंग्रेजों को देंगे और 10% भाग वो खुद के पास रखेंगे। 10% भाग वो स्वयं के पास रखेंगे। कौन? जमींदार। तो आप सबको पता है कि स्थायी बंदोबस्त क्या था, तो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दे दिया। स्थायी बंदोबस्त एक राजस्व एकत्रीकरण की व्यवस्था थी अंग्रेजों की, यानी टैक्सेशन वसूलने की, जिसमें उन्होंने जमींदारों का उपयोग किया। जमींदारों को कहा गया कि आप एक निश्चित क्षेत्र से लगान वसूल करके लाइए, उसमें से 90% आप हमें देंगे यानी अंग्रेजों को देंगे और 10% आप खुद रखेंगे। तो थोड़ा सा आपको ब्रीफ नॉलेज हुआ कि क्या था स्थायी बंदोबस्त। भारत में जो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत है वो किसने की थी? वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। स्थायी बंदोबस्त क्या था? तो ये एक टैक्सेशन वसूलने की एक प्रक्रिया थी जिसमें से जमींदारों का उपयोग किया गया था। जमींदारों को कहा गया कि आप राजस्व एकत्रीकरण करेंगे, जिसमें 90% भाग आप अंग्रेजों को देंगे और 10% खुद रखेंगे। कभी कभी पूछ लेता है कि स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी। मान लीजिए यहाँ पे पूछ लेता कि स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई, तो यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं होगा। योजना बनाई थी जॉन शोर ने। योजना किसने बनाई थी? जॉन शोर ने। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि जो योजना है स्थायी बंदोबस्त की वो जॉन शोर ने बनाई थी, लेकिन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के। और स्थायी बंदोबस्त क्या थी? एक टैक्सेशन वसूलने की एक प्रक्रिया थी। कहा? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, इन क्षेत्रों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है और गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा, और कंफ्यूजिंग होते हैं। इस वजह से ज्यादा आज एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे। किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की? आप जल्दी जल्दी से बताइए। आपके सामने ऑप्शन है वेलीजरी, डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, हेस्टिंग्स। आप सबको पता है कि सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड विलेजरी ने की थी। सहायक संधि क्या होती थी? सहायक संधि एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें राज्यों को, जो भारतीय राज्य थे, उनको अपने अधीन करने के लिए क्या व्यवस्था की गई? उन्हें कहा गया कि जो आप एक अंग्रेजी टुकड़ी है उसे आप अपनी सेना में शामिल करेंगे। मतलब जो भारतीय रियासतें हैं, भारतीय जो शासक हैं, वो एक अंग्रेजी टुकड़ी को अपने पास रखेंगे। उससे क्या होता था? उससे ये होता था कि कभी वो जो शासक थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की नहीं सोच सकते थे, क्योंकि एक अंग्रेजी टुकड़ी उनके पास पहले से है। दूसरी चीज, जो अंग्रेजों के जो सैनिक होते थे, जो जिनका संरक्षण किया जाता था देसी रियासतों द्वारा, तो उनका जो कहते हैं कि वेतन भत्ता है और इसका भी भार अंग्रेजों पे नहीं पड़ता था। और भी कई सारे प्रावधान किए गए थे सहायक संधि में कि एक अंग्रेज अधिकारी को देसी रियासतों को, देशी शासकों को अपने दरबार में रखना होगा, तो उससे क्या होता था? नजर बनी रहती थी उनकी क्रियाकलापों पर। तो बहुत सारी सहायक संधि, जब हम कभी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो सहायक संधि के बारे में जानेंगे। तो मेनली जो अगर सवाल आता है कि सहायक संधि प्रणाली किसकी थी, तो सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेजरी की थी। एक सवाल और आता है, एक सवाल ये आता है कि पहला सहायक संधि स्वीकार करने वाला भारतीय राज्य कौन सा था? ये भी सवाल आता है कि पहला सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन सा था? तो पहला सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य था हैदराबाद। ये आपको याद रखना है कि पहला सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन सा था? वो हैदराबाद था। ये बात आपको भूलनी नहीं है कि अगर कभी आए कि सहायक संधि किसने शुरुआत करी, तो लॉर्ड वेलेजरी ने शुरुआत की, और पहला राज्य सहायक संधि स्वीकार करने वाला कौन था? तो वो हैदराबाद था। ठीक है। अगला सवाल है कि किस गवर्नर जनरल ने 1835 में अंग्रेजों को अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया? मतलब इंग्लिश को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो इंग्लिश है वो शिक्षा का माध्यम बना? जैसे बोलते इंग्लिश मीडियम, कि अब इंग्लिश में शिक्षा दी जाएगी, इंग्लिश में बुकें पब्लिश होंगी, इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। तो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके समय अंग्रेजी को, इंग्लिश को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया कि अब इंग्लिश ही आधिकारिक भाषा होगी पढ़ाई में और सारी चीजों में? ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था अंग्रेजों का कि भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना। और आज भी भारत गुलाम है कहीं ना कहीं मानसिक रूप से। क्यों? क्योंकि हम अंग्रेजी के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है, इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि जो अंग्रेजी मानसिकता होती है वो आज भी हमारे अंदर मौजूद है। तो ये जो
प्लान आया था ना, वो यही था कि अंग्रेजी को हम शिक्षा का माध्यम बनाए, जिससे भारतीयों को जो उनकी रूट है उससे हम दूर करते चले जाएं। और अंग्रेजी माध्यम अपनाया गया, अंग्रेजी में शिक्षा दी गई, और धीरे धीरे जो हमारा दिमाग है वो कहा, वो अंग्रेजी शिक्षा की ओर बढ़ता चला गया, और हम अपनी पारंपरिक जो संस्कार रहे, पारंपरिक चीजें रही हैं, उनको हम भूलते चले गए। तो बेसिकली कभी सवाल आता है कि अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अपनाया गया, तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के शासनकाल में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। आपको एक नाम याद होगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का आपको नाम याद होगा। तो कर्जन ने क्या लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मैकाले, इनकी भूमिका भारत को अंग्रेजी मानसिकता की ओर ले जाने में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा। मैकाले का और कर्जन का। कर्जन ने तो फिर भी फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, लेकिन सबसे बड़ा जो योगदान रहा वो मैकाले का रहा, अंग्रेजी शिक्षा। मैकाले ने क्या किया? मैकाले के सुझाव पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। मैकाले के सुझाव पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम आया। ये बात आपको याद रखनी है कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किसके कार्यकाल में आया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के। और किसके सुझाव पर आया था? तो मैकाले। मैकाले के सुझाव पर 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया, जिसमें ये बात आई कि अब शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया जाएगा। तो कभी अगर सवाल आता है कभी भी कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इंग्लिश को आधिकारिक भाषा बनाया गया, तो वो राइट आंसर है विलियम बेंटिक के शासनकाल में। विलियम बेंटिक के शासनकाल में अंग्रेजी को माध्यम बनाया गया शिक्षा का आधिकारिक रूप से। और किसके सुझाव पर? मैकाले के सुझाव पर। आप सबने हिस्ट्री में पढ़ा है कि मैकाले ने भारतीयों को अंग्रेजी जो मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए, अंग्रेजियत उनमें लाने के लिए ये सुझाव दिया था कि जो अंग्रेजी है उसको आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया जाए। तो किसके सुझाव पर? मैकाले के सुझाव पर। मैकाले के ही सुझाव पर बेंटिक के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम आया। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम आया 1835 में। ठीक है, वहां से अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा बेंटिक। बेंटिक के शासनकाल में इंग्लिश को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया, और उस समय कौन था? किसके सुझाव पर? मैकाले के सुझाव पर। किस गवर्नर जनरल ने 1857 के विद्रोह के बाद वायसराय की पदवी धारण की? आप सबने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा होगा, तो आप सबको पता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद एक अधिनियम आया था, 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 की भारत शासन अधिनियम में जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, मैंने आपको क्या बताया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कब घोषित किया गया था? पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल 1833 के भारत शासन अधिनियम में घोषित किया गया। क्या कहा गया कि 1833 के भारत शासन अधिनियम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा, पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। अब यहाँ एक और परिवर्तन हुआ 1858 के शासन अधिनियम में। क्या परिवर्तन हुआ कि जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो अब गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त कर दिया गया, और एक क्या बनाया गया? अब वही गवर्नर जनरल को कहा जाने लगा वायसराय। क्या कहा जाने लग गया? वायसराय। तो 1858 के शासन अधिनियम से गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। और 18 ये बात आपको याद रखनी है कि 1833 के भारत शासन अधिनियम से बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, और 1858 के स्वतंत्र भारत शासन अधिनियम से गवर्नर जनरल का जो पद है वो समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद बना दिया गया। क्लियर? यहाँ एक और नए पद का सृजन हुआ था, भारत सचिव का। तो जब हम 1857 को स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे हम उसमें इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब विद्रोह के बाद 1857 के वायसराय की पदवी की शुरुआत की। तो पहला वायसराय कौन था उस समय? आप सबको पता है कि जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर जनरल था कैनिंग। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था गवर्नर जनरल। तो जब 1858 के अधिनियम में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद बनाया गया, पहला वायसराय भी कौन होगा? पहला वायसराय भी कैनिंग। पहला वायसराय कौन था? पहला वायसराय भी कैनिंग ही था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैनिंग। तो आप सबको पता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कौन था गवर्नर जनरल?
कैनिंग था। तो जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आएगा उस समय गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और वायसराय कहा जाने लगा गवर्नर जनरल को। तो वायसराय पहला कौन होगा? कैनिंग ही होगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल है कि किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति शुरुआत की? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब होता है हड़प नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या होता है? हड़प नीति। और हड़प नीति किसकी थी? किसकी थी हड़प नीति? बताइए हड़प नीति किसकी थी? आपके सामने ऑप्शन है डलहौजी, वेलेजली, बेंटिक और हेस्टिंग्स। किसकी थी हड़प नीति? बताइए हड़प नीति किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, आप सबको पता है। हड़प नीति का मतलब क्या होता था? बेसिकली वो भारतीय रियासतें जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था उसे अंग्रेजी शासन अपने साम्राज्य में मिला लेता था। इसी के तहत झांसी, सतारा, इन सबको भी अपने क्षेत्र में मिलाया गया था। तो अगर कभी सवाल आता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति किससे संबंधित है, तो हड़प नीति संबंधित है लॉर्ड डलहौजी से। क्लियर? ठीक है। और वेलेजली से क्या संबंधित थी? वेलेजली से संबंधित थी सहायक संधि। मैंने आपको बताया था वेलेजली से कौन सी संधि रिलेट करती थी, तो वो थी सहायक संधि। ठीक है, पहला सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन सा था? हैदराबाद। क्लियर? मैंने आपको बताया था भारत का पहला गवर्नर जनरल, मैं सिर्फ रिवाइज करवाई हूँ, भारत का पहला गवर्नर जनरल बेंटिक। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1833 के भारत शासन अधिनियम से बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो कौन था? वो बेंटिक ही था। तो जब बंगाल का गवर्नर जनरल ही पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था बेंटिक। और अगर कभी आ जाए कि बेंटिक का कार्यकाल कितना था, तो जो बेंटिक का कार्यकाल था वो था 1828 से 1835। बेंटिक का कार्यकाल कितना था? 1828 से 1835। ये बात याद रखनी है। अब बोला गया, अब आप बताइए अगर आपको बेंटिक का कार्यकाल पता है कि बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1835 तक, ये चीज आपको पता है, और ये बात आप जानते हैं कि 1833 के भारत शासन अधिनियम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल है अब वही भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो बेंटिक 1833 में था कि नहीं? बिल्कुल था, क्योंकि 1835 तक था ना कार्यकाल उसका। तो 33 में कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल? बेंटिक। तो जब 1833 का भारत शासन अधिनियम से कहा जाने लगा कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल ही भारत का गवर्नर जनरल होगा, तो उस समय कौन था गवर्नर जनरल? बेंटिक। तो भारत का गवर्नर जनरल भी कौन हो जाएगा? बेंटिक। क्लियर? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी? डलहौजी की। अगला सवाल है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? बताइए ये मुझे बताने की जरूरत है। मैंने आपको बताया था कि 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1873 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लग गया था? बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लग गया था? गवर्नर जनरल। क्या कहा जाने लग गया था? गवर्नर जनरल। ये भी सवाल आता है, ये सवाल भी आता है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कब से कहा जाने लग गया? तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कहा जाने लगा। क्लियर? कभी देखिए दो सवाल आते हैं बहुत ज्यादा और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। पहला कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कब से कहा जाने लगा? गवर्नर को गवर्नर जनरल कब से कहा जाने लग गया? तो 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट से। फिर आए कि बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, तो कब कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा? तो वो कहा गया 1833 के भारत शासन अधिनियम। अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल किसका होगा? पूरे भारत का। अब वही कहलाएगा पूरे भारत का गवर्नर। तो कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर? और गवर्नर को गवर्नर जनरल कब से कहा जाने लगा? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। अब सवाल पे आते हैं। सवाल कह रहा है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ? तो आपको बता दूं कि जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। और जब 1773 में ये कहा गया कि बंगाल जो गवर्नर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गवर्नर जनरल। वो क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल हो जाएगा। तो अगर कभी पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वो वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर? कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? इस वजह से जो छोटी छोटी चीजें लाई जा रही है कि यहाँ आपको डाउट्स क्लियर हो जाए।
अगला सवाल है, किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था? बताइए, सती प्रथा को किसने प्रतिबंधित किया था? ऑप्शन है बेंटिक, डलहौजी, वेलेजली, हेस्टिंग्स। सती प्रथा किसके कार्यकाल में प्रतिबंधित की गई थी? बताइए। आप सबको पता है कि सती प्रथा खत्म करने में एक बहुत बड़ा नाम है राजा राम मोहन राय। किसका नाम है? राजा राम मोहन राय का। और राजा राम मोहन राय ने किसकी हेल्प से ये प्रथा खत्म की थी? राइट आंसर है बेंटिक। राइट आंसर क्या है? बेंटिक। विलियम बेंटिक के ही कार्यकाल में 1829 में सती प्रथा खत्म की गई। तो सवाल कई सारे हैं कि सती प्रथा को कब समाप्त किया गया? 1829 में। किसके प्रयासों से? तो राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक के प्रयासों से सती प्रथा को समाप्त किया गया। डलहौजी हड़प नीति से संबंधित है, वेलेजली सहायक संधि से संबंधित है। इसलिए बताया जा रहा है बार बार कि चीजें रिकॉल हो, बार बार रिवीजन हो आपका, ठीक है। सती प्रथा किसके शासनकाल में प्रतिबंधित की गई? तो बेंटिक की। अगला सवाल है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई? बताइए, क्या राइट आंसर होगा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? अच्छा ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। अभी मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया है ना। तो मैं बता दूं कि 1861 में बना था भारतीय पुरातत्व विभाग। क्या बना था? भारतीय पुरातत्व विभाग बना था। पुरातत्व विभाग में जो पहले हेड कह लीजिए उसके, या पहले सचिव कह लीजिए, कौन थे? किसने स्थापना की थी पुरातत्व विभाग की? पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम। कभी ये भी सवाल आता है कि पुरातत्व विभाग कब बनाया गया, तो पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी, या इस विभाग के पहले महानिदेशक कौन थे? पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। पुरातत्व विभाग के पहले महासचिव कौन थे? पुरातत्व विभाग के पहले महासचिव थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ये भी सवाल आता है, पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? तो पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी 1861 में। क्लियर? अब पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई, तो 1861 में कौन था? कैनिंग। कौन था? कैनिंग। कभी कभी अगर आपको कुछ डेट्स पता है, कुछ चीजें आपको पहले से पता है, तो वो बहुत हेल्प करती हैं ये जानने के लिए राइट आंसर है। अब आपको ये पता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना को भी ये सवाल पूछा गया है। अगर आप जानते हैं कि पुरातत्व विभाग कब बना? 1861 में। किसने बनाया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने बनाया। और पहले महासचिव भी कौन थे पुरातत्व विभाग के? अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे। तो आप थोड़ा सा ये रिकॉल करिए कि 1857 का जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ उस समय कौन था? कैनिंग था। 1898 में वायसराय का पद हुआ तो पहला वायसराय कौन था? कैनिंग था। तो ये जो बातें हो रही है वो कैनिंग के आसपास की ही हो रही है, तो हो सकता है राइट आंसर कैनिंग ही। तो कभी कभी कुछ ऐसा अगर आपको डेट्स पता है और पहले से कोई थोड़ी बहुत चीजें पता है तो आप रिलेट कर ले जाते हैं। तो वही है कि अगर कभी ये पूछा जाए कि पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1861 में हुई। उसके पहले महासचिव कौन थे? तो उसके पहले महासचिव थे अलेक्जेंडर कनिंघम, क्योंकि उन्होंने ही स्थापना की थी। और किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा कैनिंग। तो अगर कभी पूछा जाए कि पुरातत्व सर्वेक्षण या पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी, तो वो कैनिंग के कार्यकाल। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा कैनिंग। ठीक है, ये सवाल आ चुका है एक बार। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी सवाल आता है। देखिए, कभी कभी पूछ लेता है स्वतंत्र भारत के, कभी कभी पूछ लेता है भारत के। तो अभी यहाँ पे किसी कोई मेंशन तो किया नहीं है, और यहाँ पे माउंट बेटन ऑप्शन में है भी नहीं। तो आप सबको पता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, जिनका कार्यकाल कितना था? जिनका कार्यकाल था 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक।
कब से कब तक कार्यकाल था? 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक। तो अगर पूछा जाए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, अगर वहां इनका नाम है तो राइट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, क्योंकि आप सबको पता है कि स्वतंत्रता के बाद भी गवर्नर जनरल का पद एग्जिस्ट करता था। स्वतंत्रता के बाद भी गवर्नर जनरल का पद एग्जिस्ट करता था। तो कौन थे भारत के गवर्नर जनरल? वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। और कभी कहीं क्वेश्चन पूछ लिया कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी भारत के गवर्नर जनरल कब से कब तक थे, तो जो उनका टेन्योर था वो कब से कब तक था? जो उनका टेन्योर था वो 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक। कब से कब तक था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का टेन्योर? 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक। ये पूछ लेता है सवाल कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। अगर माउंटबेटन नहीं है यहाँ पे और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी है तो राइट आंसर भी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही होगा। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी गवर्नर जनरल के पद पर थे और ये पद एग्जिस्ट करता था। और कब से कब तक थे? 21 जून 1948 से लेके 26 जनवरी 1950। क्लियर? 1948 से लेके 1950 तक 2 साल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यहाँ ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में डाक टिकट की शुरुआत किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई? डाक टिकट की शुरुआत किसके टाइम हुई थी? डाक टिकट की शुरुआत किसके टाइम हुई थी? डाक टिकट की शुरुआत हुई थी डलहौजी के टाइम। भारत में जो पहला डाक टिकट है, जैसे डाक मतलब जो क्या बोलते हैं, इंडियन पोस्ट सर्विस, पोस्टल सर्विस होती है, उससे संबंधित है कि भारत में जो पहली डाक टिकट की शुरुआत हुई थी वो किसके कार्यकाल में हुई थी? तो वो डलहौजी के कार्यकाल में हुई। ये बात आपको याद रखना है कि डाक टिकट की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? तो डलहौजी के। एक चीज और है कि डलहौजी के कार्यकाल में ही पहली, लॉर्ड डलहौजी को क्या कहा जाता है? लॉर्ड क्यों बोल रही हूँ मैं, डलहौजी को क्या कहा जाता है? डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है। इंडियन रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? इंडियन रेलवे का जनक कहा जाता है डलहौजी को। तो यहाँ अगर डलहौजी के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो ये बात भी जान लीजिए कि डलहौजी ने बहुत सारी चीजें शुरू करवाई थी। भारत में डाक टिकट का प्रचलन कब से चालू हुआ था कि डाक के लिए जो टिकट्स लगती हैं वो डलहौजी के टाइम में आई थी। और रेलवे का जनक भी किसे कहा जाता है? डलहौजी को ही कहा जाता है। ठीक है, भारत में पहली बार रेल कब चलाई गई थी? भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को। कहां से कहां तक चलाई गई थी? मुंबई से थाने। कहां से चलाई गई थी कहां तक? मुंबई से थाने। कितने किलोमीटर चलाई गई थी? तो 34 किलोमीटर। ये चीजें आपको याद रखनी है, पूछ लेता है कभी। तो आपने क्या जाना कि भारत में जो डाक टिकट की शुरुआत है वो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आई? तो भारत में डाक टिकट की जो शुरुआत है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आई। रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? रेलवे का जनक डलहौजी को कहा जाता है। भारत में पहली बार रेल कब चलाई गई? तो भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। मैंने इसे ऐसे याद किया था कि मेरा बर्थडे आता है 20 अप्रैल को, तो उसके 4 दिन पहले, तो 16 अप्रैल 1853 को पहली बार रेल चलाई गई थी। और कहां से कहां तक चलाई गई थी? मुंबई से लेकर थाने तक चलाई गई थी। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है। तो डलहौजी को क्या क्या जाना जाता है? डलहौजी ने क्या 2 काम करवाए? डाक टिकट की शुरुआत की, और दूसरा हमने क्या जाना कि रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? डलहौजी को। पहली बार भारत में रेल कब चलवाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को चलवाई गई थी। और कहां से कहां तक चलवाई गई थी? मुंबई से थाने तक चलवाई गई थी। कितने किलोमीटर चलवाई गई थी? तो 34 किलोमीटर चलवाई गई थी। ठीक है, क्लियर? रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? डलहौजी को। पहली बार रेल कब चलाई गई? 16 अप्रैल 1853 को। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने तक। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। अब आपके सामने स्क्रीन पे अगला सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुई? मैंने आपको क्या बताया, रेलवे का जनक कौन है? रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? डलहौजी को कहा जाता है। पहली बार रेल कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। कहां से कहां तक चलाई गई थी? मुंबई से लेके थाने तक चलाई गई थी। कितने किलोमीटर चलाई गई थी? 34 किलोमीटर चलाई गई थी। ठीक है, तो अगर पूछे कि कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल में रेलवे की शुरुआत हुई तो डलहौजी राइट आंसर हो जाएगा।
और कभी कभी सवाल पूछ भी लेता है कि रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो रेलवे का जनक डलहौजी को कहा जाता है। भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत किसने की, जिसकी तैयारी आप सब कर रही हैं, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, अखिल भारतीय सेवाओं, आप सबको क्या पता है कि इसकी शुरुआत का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत की थी? आपके सामने ऑप्शन है डलहौजी, विलेज अली, कार्नवालिस, बेंटिक। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिविल सेवा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई? क्या होगा राइट आंसर? सिविल सेवाओं की शुरुआत का श्रेय जाता है कार्नवालिस को। सिविल सेवाओं की जो शुरुआत है उसका श्रेय जाता है कार्नवालिस को। मैंने आपको बताया था कार्नवालिस ने एक और चीज क्या की थी, कार्नवालिस ने एक और चीज शुरू की थी, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित था? स्थायी बंदोबस्त संबंधित था टैक्सेशन, राजस्व वसूलने से। किसको दिया गया था जिम्मेदारी? जमींदारों को। तो इस वजह से मैंने बता दिया कि कार्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त की हमें पढ़ चुके हैं। अब बात आते हैं क्वेश्चन। सिविल सेवाओं की शुरुआत किसने की? कार्नवालिस ने की। ठीक है, सिविल सेवाओं की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? कार्नवालिस को। क्या आपको पता है कि कौन से ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी? कौन से ऐसे पहले भारतीय थे? कार्नवालिस ने सिविल सेवाओं की शुरुआत करी। कौन से ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता अर्जित की? कौन थे वो? बताइए, किसी को पता है कौन थे वो? बताइए बताइए, कौन थे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले भारतीय जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता अर्जित की थी? वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में कहाँ परीक्षा आयोजित हुई थी? लंदन में परीक्षा आयोजित हुई थी इसकी। लंदन गए थे वो पेपर देने 1863 में, और वहां उन्होंने पहले भारतीय ऐसे थे जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता अर्जित की थी। वो कौन थे? कौन से ऐसे पहले भारतीय कि जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता अर्जित की थी? ये आपका होमवर्क है, ये आप होमवर्क में बताएंगे। मैं पिछली बार मैंने कहा था उसमें इस वाले क्वेश्चन में कि मैं होमवर्क दूंगी आपको, और फिर मैंने ही बता दिया था इसका राइट आंसर कि पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई, तो मैंने आपको बता दिया था आंसर क्या नहीं। ठीक है, तो ये होमवर्क क्या ही रहा। होमवर्क आपके सामने ये है कि भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई, तो मैंने आपको बताया कार्नवालिस के शासनकाल में। और क्वेश्चन है आपके लिए कि ऐसे कौन से पहले भारतीय थे जिन्होंने पहली बार सिविल सेवा परीक्षा में सफलता अर्जित की थी? 1863 में वो लंदन गए थे, वहां उन्होंने पेपर दिया था। कौन से ऐसे भारतीय? ठीक है, तो सिविल सेवाओं की शुरुआत किसके शासनकाल में, किसके समय हुई थी? तो कार्नवालिस के समय। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये सवाल का आंसर मुझे आपको देने की जरूरत है कि आपको पता है। आपके सामने ऑप्शन है डलहौजी, कैनिंग, हार्डिंग, बेंटिक। बताइए किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसे 1858 के भारत शासन अधिनियम में जब गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद बनाया गया, तो वही व्यक्ति था जिसे भारत का पहला वायसराय बनाया गया। वो कौन था? कैनिंग। बिल्कुल सही। कौन था वो? कैनिंग। तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम किसके शासनकाल में, किसके समय हुआ था? वो हुआ था कैनिंग के टाइम में, और कैनिंग ही भारत का पहला वायसराय था, क्योंकि 1858 के भारत शासन अधिनियम से गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था और वायसराय का पद बना। ठीक है, चलिए, भारत का पहला वायसराय कौन था? सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया, भारत का पहला वायसराय कौन था? अभी जस्ट बताया गया 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसके अंतर्गत क्या हुआ? गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद, गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय। गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय। तो उस समय वायसराय कौन होगा? कैनिंग होगा। बिल्कुल, क्योंकि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। वायसराय भी पहला कौन बन जाएगा? क्योंकि गवर्नर जनरल का पद तो समाप्त कर दिया गया ना, और गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय। पहला वायसराय कौन हो जाएगा? कैनिंग। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय किस वायसराय के कार्यकाल में लिया गया? ये आया हुआ क्वेश्चन, ये किसी स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है, आया हुआ कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके समय कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई? आप सबको पता है कि बहुत समय तक कलकत्ता बहुत सारी राजनीतिक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र रहा था। उसके बाद राजधानी स्थानांतरित की गई थी दिल्ली। ठीक है, कब? 1911 के आसपास।
उस समय दिल्ली राजधानी बनाई गई। तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में दिल्ली बनाई गई थी राजधानी, बताइए किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था? राइट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग सेकंड के कार्यकाल में कलकत्ता को से दिल्ली राजधानी बनाया गया था। उस समय एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। जिसमें कौन आया था? दिल्ली दरबार में कौन एज अ गेस्ट आया था? उस समय आया था इंग्लैंड का राजा। कौन आया था? इंग्लैंड का राजा जॉर्ज पंचम। इंग्लैंड का राजा आया था जॉर्ज पंचम। तो कभी अगर सवाल आए कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली किसके शासन में या किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में स्थानांतरित की गई, तो राइट आंसर है हार्डिंग सेकंड। क्या राइट आंसर है? हार्डिंग सेकंड के कार्यकाल में कलकत्ता से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई? दिल्ली। उस समय कौन आया था? उस समय राजा आया था, ब्रिटिशर्स का राजा था कौन? जॉर्ज पंचम। उस समय भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उसी समय घोषणा की गई थी, आपको अगर याद होगा, बंगाल विभाजन रद्द करने की। उस समय 2 घोषणाएं हुई थी। कौन कौन सी? पहली घोषणा हुई थी कि बंगाल विभाजन रद्द होता है। पहली घोषणा हुई बंगाल विभाजन रद्द होने की, और दूसरी घोषणा हुई राजधानी बदलने की। दूसरी घोषणा क्या हुई थी कि अब राजधानी क्या हो जाएगी? अब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो जाएगी। कलकत्ता से क्या हो जाएगी? राजधानी दिल्ली। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि राजधानी स्थानांतरण के समय, राजधानी जब कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? वायसराय, क्योंकि उस समय तो वायसराय का पद आ गया था ना। 1858 से तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया, अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लग गया। तो कौन था वायसराय? तो वायसराय था हार्डिंग सेकंड। हार्डिंग सेकंड के ही कार्यकाल में जो राजधानी है उसको कलकत्ता से दिल्ली बनाया गया। उस समय एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें कौन आया था एज अ गेस्ट? जिसमें एज अ गेस्ट आया था जो इंग्लैंड का महाराजा था जॉर्ज पंचम, वो आया था। क्लियर? और अगर पूछे कि उस समय कौन सी 2 घोषणाएं हुई थी, तो उस समय 2 घोषणाएं हुई थी। पहले बंगाल विभाजन रद्द होने की, और दूसरी घोषणा हुई थी कि अब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। माल्य मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों के लिए किस व्यवस्था को लागू किया गया था? तो ये जब हम भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे तो वो हम बिल्कुल इस बारे में चर्चा करेंगे। अब इसके लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि माल्य मिंटो सुधार आप सबको पता है कब हुआ था। माल्य मिंटो सुधार हुआ था 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो उस समय कौन था? पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था, जिसमें से अलग अलग कम्युनिटी के लोग अपनी कम्युनिटी के लोगों को ही वोट कर सकते थे। तो इससे क्या चीजें थी? इससे फूट डालो और राज करो की नीति का मेनली अंग्रेजों का मुद्दा था कि मुसलमानों को अलग कर दिया जाए और हिंदुओं को अलग कर दिया जाए। तो जब हम भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे तो हम इस बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आपके वायसराय और जो गवर्नर जनरल है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे भी ऐसे ही वीडियो आएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो होगा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का। फिर आएंगे हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, और उसके बाद फिर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, और फिर भारत छोड़ो। फिर ऐसे करते हुए हमारा मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाएगा। 1-2 वीडियो और बनेंगी और उसके बाद हमारा मॉडर्न इंडिया लगभग कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो। जो क्वेश्चन मैंने एज अ होमवर्क दिया है वो सब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर। ऐसे ही बढ़ते रहिए, और अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।